हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए जो एडुटेरिया की तरफ से वॉल्यूम 2 निकाला गया था, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्योंकि इससे पहले मैंने 1 और 2 दोनों प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और यकीन मानिए काफ़ी बेहतरीन डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बल के समानुपाती होता है। अगला सवाल कह रहा है दूसरा नंबर कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस तरह से यह कथन जो है असत्य है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर, क्या कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। देखते हैं अगला सवाल, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4 दोनों कथन सत्य हैं। तो इसमें 1 में कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है। और 4 में कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, तो यह भी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, K2Cr2O7, जिसको हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से जानते हैं और इसका रंग अगर पूछा जाए तो लाल नारंगी रंग का होता है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, कथन ए में कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान प्राप्त होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और कारण आर कह रहा है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, तो नहीं दोस्तों, यह बर्फ के हिमांक को घटा देता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायने में समान होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। वहीं पे ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे कि यह खट्टा होता है एवं नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। तो दोस्तों यह गुण जो है वह अम्ल का होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, कह रहा है 12 नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो ए में कह रहा है एस्केरिस, यह जो है सूत्रकृमि संघ के अंतर्गत आता है जिसको नीमेटोडा बोलते हैं। बी में कह रहा है मलेरिया परजीवी, जो कि आदि जंतु यानी कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। वहीं घरेलू मक्खी सी में है, जो संधिपाद संघ यानी कि ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। डी में गाय है, जो कि स्तनपायी वर्ग यानी कि मेमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यह जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पे ठंडक प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। और इसका उपयोग अगर पूछा जाए तो ईथर का उपयोग जो है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया
डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मुंह से शुरू होकर छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। अगला सवाल है 15 नंबर की खाद्य श्रृंखला है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य स्थानांतरण करने का। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है 16 नंबर की मर्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ये आते हैं। और देखिए दोस्तों, पादप जगत का रेप्टिलिया भी इसे ही कहा जाता है। वहीं पे अगर पादप जगत का उभयचर का बात किया जाए तो यह ब्रायोफाइटा होता है, जिसमें आप लोग देखेंगे मॉस हो गया, मर्केसिया हो गया, ये सभी आते हैं। वहीं थेलोफाइटा की बात की जाए तो शैवाल, कवक वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह निगलने में मदद करती है। अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि देसी मल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, इसको एनकोडर बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसको मैंने सॉल्व करके बताया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। वहीं अगर पैराडॉक्सिन की बात की जाए तो वह विटामिन B6 का हो जाएगा, और साइनोकोबालामिन जो है वह विटामिन B12 का हो जाएगा। वहीं पे राइबोफ्लोविन की बात की जाए तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंडोनेशिया में। इसको बोरोबुदुर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे स्थित है, और यही सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। वहीं पे अगर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर की बात की जाए तो अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं कि प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे। तो यह जो युद्ध है रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जीत जो है वो रोम की हुई थी। और यह युद्ध जो है 264 से लेकर 146 BC के बीच में लड़ी गई थी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कुरनूल गुफा से। और ये जो कुरनूल गुफा है यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला के अंतर्गत पड़ता है। वहीं पे अगर भीमबेटका की बात की जाए तो इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में 2003 में शामिल किया गया था, और यह मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में पड़ता है। वहीं कोल्डिवा की बात की जाए तो यह पाकिस्तान में पड़ता है, और चिरांद जो है वो बिहार के सारण में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रावी नदी। और वहीं पे अगर मोहनजोदारो की बात की जाए तो वह सिंधु नदी के तट पे स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऋग्वैदिक काल में जो मवेशी होता था गाय को अघन्य नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है 26 नंबर कि मौर्य प्रशासन से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी सही हैं। तो ए में कह रहा है कि मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, सही बात है। और दूसरा में कह रहा है कि मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों के शासन किया जाता था। और तीसरा कह रहा है कि प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे। तो तीनों कथन सही है। अगला सवाल है 27 नंबर, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट के प्रयोग से सही उत्तर को बताना है। तो देखिए,
विशाख दत्त जो है ये एक नाटककार थे और नाटक से संबंध इनका था। वहीं बाराहमीर की बात की जाए तो खगोल विज्ञान से था। चरक की बात की जाए तो चिकित्सा से संबंधित थे और ब्रह्मगुप्त की बात की जाए तो गणित से संबंधित थे। अगर पूछा जाएगा कि जीवक किसके दरबार में थे तो वे बिंबिसार के दरबार में। वहीं धन्वंतरी की बात की जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में और चरक की बात की जाए तो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। और ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर के रूप में इसका निर्माण किया जाता था। अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर कह रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर ने। अगला सवाल देखते हैं, 30 नंबर का रहा है 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उनको सजा सुनाया था। और अगला सवाल है, और यह सजा जो है उनको राजद्रोह के रूप में सुनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं, 31 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, और इन्हें ही सच्चा पातशाह भी कहा जाता था। देखिए पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना साहिब के अंतर्गत हुआ था और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 में की थी। और इनकी जो हत्या हुई थी वो 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र में नादेड़ में गुल खान नामक अफगानी के द्वारा कर दी गई थी। और इनके पिता की अगर बात की जाए तो गुरु तेग बहादुर इनके पिता थे। अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर कह रहा है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, H.J. खांडेकर का था। वहीं पे ज्योतिबा फूले की अगर बात की जाए तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे और गुलामगिरी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल देखते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए असत्य है, इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था। नहीं दोस्तों, इन्होंने निर्गुण को ये अपनाने वाले थे और इन्होंने एकेश्वरवाद को माना था और इसके ये विरोधी हुआ करते थे धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। तो यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। बाकी जो बी कह रहा है कि राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, तो बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों को के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए थे, यह भी कथन सही है। इन्होंने वेदों राजा राम ने राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे, तो यह भी सही है। और अगर बात की जाए कि इनके जन्म की, तो जन्म इनका 1773 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु की बात की जाए तो 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था और आत्मीय सभा का जो स्थापना किया था इन्होंने 1815 में। वहीं पे अगर बात की जाए ब्रह्म समाज की तो 1828 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। और इस समय जो वायसराय थे दोस्तों वो थे चैम्सफोर्ड और उनका शासनकाल 1916 से लेकर 21 तक रहा। वहीं अगर बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो निम्नलिखितों का शासन था और सविनय अवज्ञा के समय इरविन का शासनकाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 35 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह। और ये जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था ये 9 अगस्त 1915 को हुआ था और इसका नाम जो है बदलकर वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और इसी षड्यंत्र में जो पहला फांसी दिया गया था वह अशफाक उल्लाह खान को दिया गया था।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 3। बलिया, तामलुक और सतारा, तीनों जगह पे हुई थी। पहला पूछेगा तो बलिया, जिसके नेता कौन थे? तो चित्तू पांडे। और वहीं पे सतारा की बात की जाए तो सबसे लंबा सतारा में ही समानांतर सरकार रही थी। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के विभाजन से। और देखिए यह योजना जो है 3 जून 1947 को बनी थी। और वहीं पे अगर बात की जाए संविधान के निर्माण की तो कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। अगला सवाल देखते हैं और ये 38 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए था। और इनका शासनकाल जो 1848 से लेके 56 के बीच था। और वहीं पे लॉर्ड नॉर्थ की बात की जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल सही है। और लॉर्ड कर्नवालिस की बात की जाए तो अस्थायी बंदोबस्त 1793, ये भी सही है। और लॉर्ड बेंटिंग की बात की जाए तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में, यह भी सही है। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर, कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों की सबसे सटीक वर्णन है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो देखिए दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर, कटौती प्रस्ताव से है। तो अगर बात की जाए केंद्रीय बजट की तो इसको जो है दोस्तों आर्टिकल 112 में इसका वर्णन है। और राज्य बजट की बात की जाए तो यह 202 में इसका वर्णन है। अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर, कह रहा है एक तरफ है अनुसूची, दूसरे तरफ है उपबंध। तो चौथी अनुसूची का जो उपबंध है वह दोस्तों राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो यह कथन सही है। और दूसरा कह रहा है छठी अनुसूची, तो कह रहा है छठी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो ये गलत है। और तीसरा कह रहा है कि 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो संसद के सदस्यों के निर्भरता से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3 सही हैं। अगला सवाल देखते हैं, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी जो है वह सत्य है, यानी कि इनमें से सभी सही हैं। देखिए ए में कह रहा है कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, तो सही है। बी में कह रहा है कि ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, यह भी सही है। और सी में कह रहा है ग्राम सभा का सदस्य जो है बनने की योग्यता वही रखता है जो जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है, तो यह भी सही है। अगला सवाल देखते हैं, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए गुजरात में जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। कर्नाटक की बात की जाए तो 12 हो जाएगा, बिहार की बात की जाए तो 16 हो जाएगा, उड़ीसा की बात की जाए तो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4। और सर्वाधिक अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है। वहीं पे देखिए दोस्तों अगर बिहार से रिलेटेड कोई एग्जाम पूछा जाता है तो उसमें ज़्यादातर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो बिहार से संबंधित देखिए, अगर बिहार में लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो 40, राज्यसभा की बात की जाए सदस्यों की संख्या तो 16, विधानसभा की बात की जाए तो 243 और विधान परिषद की बात की जाए तो 75 है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे इसको हमने मेंशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1990 में की गई थी और आर्टिकल 263 में इसका जिक्र है। वहीं पे जल विवाद की अगर बात की जाए तो वह आर्टिकल 262 में उसका जिक्र होगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर तब कानून बना सकती है जब उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी सम्मिलित हैं। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, नहीं, यहाँ पे कार्यपालिका का प्रमुख पूछा गया है तो वो राज्यपाल होते हैं। अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर, कह रहा है कि विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, जबकि जो है इसमें 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया है और लोकसभा और राज्यसभा में SC/ST के लिए आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 50 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, फिर गया। अगला सवाल देखते हैं, नौटंकी या इटांकी बोल सकते हैं, नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड में यह अवस्थित है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1988 में। तो प्रथम वन नीति जो आई थी 1952 में और नई वन नीति जो है 1988 ईस्वी में आई थी। वहीं पर वन संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो 1980 हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जबकि सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो वो बिहार में हो जाएगा 1106। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 54 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार। वहीं 9 डिग्री चैनल की अगर बात की जाए तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप हो जाएगा। और वहीं पे 8 डिग्री की बात की जाए तो मालदीव से मिनिकॉय को अलग करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि 55 नंबर, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है और यह जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैंने चट्टानों का क्रम भी लिख दिया है कि प्रथम में जो है वो आर्कियन हो जाएगा, फिर धारवाड़ हो जाएगा, फिर कुडप्पा हो जाएगा, फिर विंध्यन हो जाएगा, फिर दक्कन। इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया है पूरा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, केरल कोरोमंडल तट। देखिए दोस्तों, ये जो कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, केरल में नहीं, तो यही सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं 58 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है? तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर, चंबल नदी का। और ये जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है और यमुना की बात की जाए तो गंगा की सहायक नदी है। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो बनास हो जाएगी।
वहीं पे अगर गोदावरी की सहायक नदी की बात की जाए तो पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती ये सभी नदियां हो जाएंगी। और कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, मूसी ये सभी नदियां हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है और यह जो है वराही नदी के ऊपर बना हुआ है और यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है। वहीं पे जोग का जो जलप्रपात है उसकी बात की जाए तो उसकी ऊंचाई 255 मीटर है और ये शरावती नदी पे है, यह भी कर्नाटक में ही है। दोस्तों यहाँ पे एक है रकीम कुंड जलप्रपात जो रोहतास में पड़ता है और मांझर कुंड और धुआं कुंड भी रोहतास के अंतर्गत ही पड़ता है जो कि बिहार में स्थित है। वहीं केवती जलप्रपात की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के रीवा में पड़ता है। और तूतला भवानी जो कि प्रसिद्ध है, यहाँ पे तूतला भवानी का मंदिर भी है जलप्रपात के साथ साथ, तो यह भी रोहतास में ही पड़ता है। वहीं पे दोस्तों तिलहर कुंड की अगर बात की जाए तो यह जो है कैमूर के अंतर्गत आता है, कैमूर जिला में अवस्थित है। अगला सवाल देखते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। और शरीर में अगर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात की जाए तो दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद आपका कार्बन हो जाता है और उसके बाद हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है 62 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोलंबिया और केनिया, ये दो देश जो हैं वो भूमध्य रेखा पे स्थित हैं। वहीं पे अगर भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की बात की जाए तो कुल 13 देश अवस्थित हैं और मकर रेखा पर 10 देश हैं, जबकि अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो यहाँ पे 18 देश अवस्थित हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 63 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बेसाल्ट लावा प्रवाह से इसका निर्माण हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, लोएस का। और अगर हमारे देश में राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा हो जाएगा। वहीं पे प्राकृतिक गैस का उत्पादन की बात की जाए तो अमेरिका इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं हमारे देश में अगर राज्य की बात की जाए तो असम हो जाएगा। मैग्नीज में अगर देश की बात की जाए तो चाइना हो जाएगा और राज्य की बात की जाए हमारे देश में तो वह उड़ीसा हो जाएगा। वहीं पे तांबा की बात की जाए तो चिली इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है और हमारे देश में राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में यह पाई जाती है। अगला सवाल देखते कर आयात और निर्यात पर लगने वाले कर हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आयात और निर्यात पर जो कर लगते हैं उसको सीमा शुल्क कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहीं पे अगर बात की जा रही है कि जो कर केंद्र सरकार लगाते हैं और राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टाम्प शुल्क। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको प्रतिपादित की जाती है। अगला सवाल देखते हैं, नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है और इसका जो गठन है दोस्तों वो किया गया था 1991 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं कि सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का जो मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1988 ईस्वी में की गई थी और यह जो है
जो स्थापना इसका किया गया था वो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पे किया गया था। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 70 नंबर कह रहा है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगले सवाल को देखते हैं। 71 नंबर सवाल कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 3.8% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है 72 नंबर कि नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 30% टैक्स है। वहीं पे अगला सवाल कह रहा है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बिहटा में, और यह पटना में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ट्विटर एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कह रहा है पहला यौन उत्पीड़न से, दूसरा कह रहा है कि धर्म परिवर्तन से, और तीसरा कह रहा है गोहत्या पे रोक से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला सवाल देखते, कह रहा है कि भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसील अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यह जो किया गया था वो गोवा में किया गया था। एक अलन जाह की बात की जाए तो वह भारत और ओमान के बीच में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 77 नंबर सवाल कह रहा है कि अशोक हॉल का नाम बदलकर कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अशोक मंडप कर दिया गया है। वहीं पे अगर गणतंत्र मंडप की बात की जाए तो इसका नाम जो है दरबार हॉल कर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। 78 नंबर कह रहा है कि बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 महिला को मिला था, एक तो शारदा सिन्हा थी और दूसरा निर्मला देवी थी। और वहीं पे पद्म पुरस्कार की अगर बात की जाए तो कुल बिहार के 7 लोगों को यह दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। स्वप्निल कुशाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंध है उनका, और 6 पदक इन्होंने अपने नाम किया था। वहीं पे अगर प्रथम पदक की बात की जाए तो वह हरियाणा की मनु भाकर के नाम रहा। अगला सवाल देखते हैं, निजुत मोइना किस राज्य की योजना है। तो यह जो है असम की है, और अंबुबाची मेला भी असम का ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है। तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 9 देश को। वहीं पे सिप्री की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। तो एक में कह रहा है इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, सही है। और दूसरा कह रहा है कि इसमें 63,000 आदिवासी गांव को शामिल करने के लक्ष्य रखे गए हैं, तो यह भी सही है। अगला सवाल देखिए 84 नंबर, ये गणित का सवाल है और इसको मैंने आसानी से सॉल्व कर दिया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 4। तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 85 नंबर भी गणित का सवाल है, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, तो इसमें कुल 13 त्रिभुज हो जाएंगे, और कैसे होंगे इसको मैंने सॉल्व करके बता दिया है। अगला सवाल है 86 नंबर, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1
के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 225:1। 87 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक की 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपया में खरीदता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,625 रुपया उसकी कीमत हो जाएगी जो चुकाई गई है। अगला सवाल है 88 नंबर कि ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन है? तो इसको सॉल्व कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी। और इसको आप एक बार अपने कॉपी में बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक्स वाई एवं जेड एक काम को क्रमशः 12, 15 और 18 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलाकर उस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4.32/37 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो उसका मुख किस ओर है? तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर की ओर है। और देखिए मैं इसको सॉल्व कर दी हूँ। अगला सवाल है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो यह जो है दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यूनान के एथेंस में हुआ था जो कि 776 BC में हुआ था। वहीं पे आधुनिक ओलंपिक खेल की बात की जाए तो 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, यूनान में ही। वहीं पे दोस्तों आईओसी की स्थापना की बात की जाए तो यह जो है 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, लुसाने में। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अगला सवाल, सुब्रतो कप निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, फुटबॉल से इसका संबंध है। फुटबॉल से संबंधित और भी बहुत सारी ट्रॉफियां हैं, जैसे रोवर्स कप हो गया, डुरंड कप हो गया, मर्डेका कप हो गया, ये सभी जो है यूरो कप हो गया, ये सभी फुटबॉल से ही संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी आधिकारिक मुद्रा जो है वह यूरो हो जाएगी। वहीं पे जो जापान है, जापान की आधिकारिक मुद्रा येन है। और तुर्की की जो आधिकारिक मुद्रा है वो लीरा है। और अगर फिलीपींस की बात की जाए तो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा पेसो है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला सवाल है कि अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1952 में। वहीं पे भारत रत्न पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी। परमवीर चक्र की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में। महावीर चक्र की भी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों वहीं पे कीर्ति चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, इन सभी की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो कह रहा है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो शब्द दे रखा है GAITEY, तो ऑप्शन सी इसका यही शब्द जो है यह गलत है और इसको मैंने सही से लिख दिया है GAIETY, GAIT हो जाएगा। इसका मतलब होता है अबोध या प्रबोध बोल सकते हैं आप। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ इसका होता है ऑप्शन डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला सवाल है कि सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल है कि महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महाजोऋषि। यह जो है गुण संधि का उदाहरण है। अगला सवाल है और यह अंतिम सवाल है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि from the following prefix given below by adding which one is ability
ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। तो देखिए प्रीफिक्स का मतलब ही होता है उपसर्ग। तो यहाँ पे जो है ए जो है इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, इन। इससे आप एक शब्द बना सकते हैं, इनएबिलिटी हो सकता है, जिसमें इन जो है वह उपसर्ग है। तो कैसा लगा आपको यह पूरा प्रैक्टिस सेट, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हम आपके लिए पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश करेंगे और क्विक रिवीजन के साथ। धन्यवाद।